नमस्कार, मैं हूं माधुरी कटरे ब्रह्म। आप देख रहे हैं थर्ड आई न्यूज़ की विशेष पेशकश अनकही बातें, जिसे लेकर हम हाजिर होते हैं हर रविवार रात 8 बजे। आपको मिलवाते हैं हमारे ज़िले की खास शख्सियतों से, और इसी कड़ी में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं मीडिया जगत, पत्रकारिता जगत की एक खास शख्सियत से, जिनका नाम उमेश बाघरेचा जी है। और इन्होंने प्रिंट मीडिया के क्षेत्र में अपने हस्ताक्षर जो किए हैं वो वर्षों वर्ष तक याद किए जाएंगे। पद्मेश मीडिया ग्रुप के एमडी और बालाघाट एक्सप्रेस के प्रधान संपादक उमेश बाघरेचा जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद माधुरी जी। और मैं नहीं समझता कि जिस तरह से आपने मेरा गुणगान किया मैं उस लायक हूँ, और जो आप मेरा मतलब इंटरव्यू ले रहे हैं उस लायक मैं हूँ। फिर भी आपको धन्यवाद कि आपने मुझे इस योग समझा। खैर देखिए, ऐसा होता है ना कि जो बरगद का वृक्ष होता है उसे नहीं पता होता है कि वो कितना लाभदायक है हर किसी के लिए। बहरहाल, आज के अनकही बातें की हम शुरुआत करें तो आपके जीवन के शुरुआती दौर से हम जानें तो कहाँ आपका जन्म हुआ, शिक्षा दीक्षा कैसी रही? जन्म बालाघाट में हुआ, शिक्षा भी बालाघाट में हुई है, और बीकॉम मैंने अपने जो मेन कॉलेज है वहाँ से किया हूँ, जटाशंकर द्विवेदी कॉलेज से। तो ये जो अब तो आपका नाम उमेश बाघरेचा, और इस नाम के साथ एक अपनी पहचान जुड़ी है, एक अपना दायरा जुड़ा है। एक युवा उमेश की बात करें तो उस वक्त क्या दौर था, क्या कुछ मन में विचार चलते थे, और ख़ासकर इस क्षेत्र में पदार्पण कैसे हुआ आपका? शुरुआत तो मेरा मतलब चूँकि मेरा बिज़नेस घराना था, मेडिकल का व्यवसाय था, तो शुरुआत तो मेडिकल व्यवसाय से ही हुआ है। और चूँकि मेडिकल व्यवसाय था मेरा, और मेडिसिन की फैक्ट्री भी हुआ करती थी उस समय, और मैं एक्चुअल में गवर्नमेंट सप्लाईज़ मेरी अच्छी खासी थी, तो मुझे टूर पे रहना पड़ता था, मतलब ट्रेवल में रहना पड़ता था। तो ट्रेवल में जब मैं आसपास की व्यवस्थाएं देखता था तो उससे मन में आता था कि इस पे कुछ करना चाहिए, लिखना चाहिए। तो इसी क्रम में मैं एक दिन जब नवभास्कर रायपुर से चालू हो रहा था, और मैं वहाँ बोर्ड में जब देखा कि ये नवभास्कर रायपुर चालू हो रहा है, तो मैं वहाँ पहुँच गया एजेंसी के लिए और पत्रकारिता के लिए। एक संवेद शिखर आता था वहाँ से, नई दुनिया भोपाल भी किया, लोकमत भी थोड़े समय किया, ऐसे कई सारे अखबार किया। उसके बाद फिर मेरी जर्नी थोड़ी आगे बढ़ी सन 1995 में, जब मैंने जबलपुर एक्सप्रेस का एक तरह से एक 4 पेज का अनुबंध किया। वहाँ से फुल्ली मैं फिर पत्रकारिता में इन्वॉल्व हुआ, और अच्छा रहा अनुभव जबलपुर एक्सप्रेस के साथ मेरा। और उस कड़ी में फिर बाद में मुझे लगा कि अपना खुद का चालू करना चाहिए, तो 2009 में मैंने खुद का फिर बालाघाट एक्सप्रेस चालू किया। जी, तो ये जो पत्रकारिता के क्षेत्र में पदार्पण से लेके अब तक का है, कितने वर्षों का समय आप गुजार चुके हैं? मैं 89 से पत्रकारिता में हूँ, जब यहाँ पे नक्सल शुरू होने जा रहा था उस समय से, मतलब आज 35 साल हो गए समझ लीजिए। तो क्या कुछ आपने उतार चढ़ाव देखे, खासकर बालाघाट में आप एक सशक्त हस्ताक्षर हैं, जैसा मैंने पहले कहा, पत्रकारिता के क्षेत्र में क्या कुछ चुनौतियां सामने आईं? चुनौतियाँ तो काफ़ी आई है, काफ़ी विवाद हुए हैं, पुलिस केसेस हुए हैं। इवन एक समय तो जब मैं देशबंधु में था, तब उस समय नक्सलाइट एमपी और मतलब बालाघाट क्षेत्र में और छत्तीसगढ़ क्षेत्र में बहुत ज़्यादा शवाब पे था। तो उस समय देशबंधु के लगभग सारे पत्रकार मतलब सरकार के निशाने पर थे, और उनको डिस्टर्ब किया गया था, क्योंकि जनरली जो देशबंधु अखबार है उसमें ललित सुरजन जो थे वो थोड़ा मतलब लेफ्ट विचारधारा के थे, और हम लोग भी कहीं ना कहीं मतलब थोड़ा ऐसा चलते थे कि मतलब जो शासन को नागवार गुजरता था। तो इसलिए शासन ने देशबंधु के जितने भी पत्रकार थे उनको लपेट में लिया। कुछ पत्रकार तो मतलब शहर छोड़ के भी अन्यत्र गए, फिर बाद में उनका पता नहीं, फिर कुछ तो निधन भी हो गया कुछ लोगों का, कुछ जेल में भी रहे कई साल। मेरे लिए भी टाडा का मतलब मामला पुलिस बनाते बनाते रह गई, क्योंकि मैंने समय पे फिर थोड़ा अप्रोच करके, मैं राम जी सुरजन उस समय थे, और उनसे अप्रोच करके मेरा मामले को थोड़ा शांत कराया था, तो मैं बचा, नहीं तो मैं भी टाडा में जाता। उसके बाद चूँकि अब नया नया आया था और लिखने का बहुत शौक़ था, मतलब सब मतलब एक तरह से कहा जाए तो विद्रोही था मैं।
मतलब समाज के प्रति विद्रोह मेरा बहुत था। तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ता था लिखने में, ना तो मतलब मैंने मजिस्ट्रेटों को भी नहीं छोड़ा, वकीलों को नहीं छोड़ा, किसी को भी नहीं छोड़ा। मतलब शहर के जितने भी मतलब राजनीति में जो पुरोधा थे, बड़े बड़े सांसद, एमपी, सब किसी को नहीं छोड़ा, पुलिस को नहीं छोड़ा। उस समय मतलब काफ़ी कुछ उजागर किया। मतलब मेरी कलम में मतलब कार्रवाई भी हो जाती थी, इवन विधानसभा क्वेश्चंस भी लग जाते थे। और जैसे कि ये पहले पुलिस भर्ती चलती थी, उसमें काफ़ी लेन देन हुआ करता था। मतलब लाख 1.5 लाख रुपए लिए जाते थे। तो उस समय डीआईजी आम्रवंशी थे, तो उस समय पुलिस भर्ती चल रही थी और मैंने उस समय जबलपुर एक्सप्रेस में था मैं। तो पुलिस भर्ती का जो ये पैसा चला था उस पर मैंने बहुत लिखा था। तो उस पर फिर विधानसभा क्वेश्चन भी मैंने ही लगवाया था। फिर वो भर्तियाँ भी कैंसिल हुई थी। और उसके बाद चूँकि मैं सभी को लपेट में ले रहा था, तो बालाघाट में सारी दुश्मनियाँ ही थी मेरी। मतलब ऐसा लगता था कि हर गली में मतलब जिसको भी देखूँ मेरा दुश्मन है। तो लोग, राजनीतिज्ञों ने, पत्रकारों में आप जानती हैं सोहन वैद्य जी से मेरा हम दोनों पत्रकारिता में साथ साथ आए थे, किंतु हम लोगों का कुछ व्यावसायिक भी थोड़ा प्रतिद्वंदिता थी। चैम्बर से भी प्रतिद्वंदिता थी, और एक स्कूल भी हमने चलाए थे, उसमें फिर उन्होंने पार्टनरशिप अलग की थी, वो भी थोड़ा उनके मन में था। तो ऐसी बहुत सारी बातें थी। चैम्बर की भी लड़ाई थी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज़ की। तो सोहन वैद्य जी से मेरा काफ़ी मतलब संघर्ष चला है। और वैसे मैं यहाँ कह दूँ कि जो आज मैं इस मुकाम में हूँ, उसमें सोहन वैद्य जी, जो आज दैनिक भास्कर के पत्रकार हैं और आज तो खैर काफ़ी बड़े उद्योगपति हो गए हैं, तो मुझे इस मुकाम में पहुंचाने का उनका बहुत बड़ा हाथ रहा। शायद यदि वो मेरे पीछे नहीं लगते, या मेरे पारिवारिक जो संस्थान है, मतलब व्यवसाय है, और मेरे दोस्तों को यदि वो टारगेट में नहीं करते, तो शायद मैं पत्रकारिता से कब का हट गया रहता और पत्रकारिता में नहीं आता और न इतने आगे बढ़ता। तो मेरे को खुद को, चूँकि उनसे काफ़ी वो था, तो मेरे खुद को सक्षम होना था, इसलिए मैं पत्रकारिता में पत्रकारिता में आया था। तो मैं जो पहले मैंने कारण बताया उसके हिसाब से आया था। मगर जब बाद में जब परेशानियाँ आई, जैसे वो मैं बताना चाह रहा था कि 99 में मेरे खिलाफ मतलब ढेर सारे केसेस हो गए थे। उस समय मैं 1 महीना फरारी पे भी रहा हूँ। तो उसके बाद मैंने पत्रकारिता छोड़ने का मन बना लिया था, किंतु सोहन जी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे। वो मतलब मुझे लपेट ही रहे थे, या मेरे आसपास के लोगों को लपेट रहे थे। तो मेरे को मजबूरी में जबलपुर एक्सप्रेस को लाना पड़ा, उसका पत्रकार बनना पड़ा। तो मैं बता रहा था कि मतलब वर्ष 99 में जब पुलिस भर्ती हुई, तो वो फिर रद्द हुई, तो पुलिस को पैसे भी वापस करने पड़े जितने अभ्यर्थी थे उनको। तो उसके बाद सोहन वैद्य जी और जो जितने भी जैसे विधायक केडी देशमुख, ये सोहन वैद्य जी, केडी देशमुख, पत्रकार उसमें रफ़ी अंसारी जी भी हैं, ऐसे दिलीप असाटी जी हैं, ऐसे कई मतलब कुछ लोगों ने मिलके, उस समय तुरकर वकील साहब थे, सब ने मिलके मेरे खिलाफ़ एक व्यू रचना बनाई, और एक ही दिन में मेरे खिलाफ़ 5 केस रजिस्टर्ड हुए। उसमें मतलब ये कि मैंने ज़बरदस्ती पैसा उगाने या धमकाने, या जैसे रफ़ी अंसारी को मैंने चाकू मारने का प्रयास किया, फलाना ठिकाना, ऐसे मेरे पे केसेस बनाए। और तो यदि मैं उस समय पुलिस के हाथ में लग जाता, तो निश्चित ही मेरे साथ कुछ न कुछ अनहोनी होती, क्योंकि वो पुलिस बहुत ज़्यादा मेरे खिलाफ़ हो गई थी। तो जब 5 केसेस हो गए मेरे पे, तो मैं अंडरग्राउंड हुआ। और उसके बाद फिर मैं भोपाल में जाके चीफ सेक्रेटरी गृह विभाग के पास जाके खड़ा हुआ, और डीजीपी के पास खड़े हुए। फिर वहाँ से मेरे बारे में यहाँ बालाघाट में कलेक्टर से पूछा गया कि मैं किस तरह का आदमी हूँ। मेरे बारे में जब राय अच्छी गई यहाँ से प्रशासन से, तो फिर मेरी जो जांच है, जो वो सीआईडी में ट्रांसफ़र कर दी गई। हालांकि 14 साल मैंने केसेस लड़ा है, किसी से मैंने कोई मतलब वो नहीं किया। 14 साल केस लड़ा बरोबर, और सब में बरी पाया गया मैं। इस तरह से मतलब एक घटना तो ये हुई, एक मेरी उसमें बचा मैं क्या बोलते टाडा में। और एक बार ऐसी महिला आंदोलन हुआ था मेरे खिलाफ़, मैंने कुछ लिखा था, मगर हालांकि सत्य था, मगर लोगों ने उसको गलत रूप में प्रस्तुत किया, और उसका मतलब तिल का ताड़ बनाया, और दूसरी उसको गलत वे में लिया। तो महिला आंदोलन भी काफ़ी हुआ था, काफ़ी दिन चला, मतलब लगभग 1 महीना चला। और बाकायदा मैं पुलिस की गाड़ी में जाता था कलेक्ट्रेट में, वहाँ पूरे शहर के गणमान्य आते थे, मैं भी, मेरे को पुलिस सुरक्षा में लाया जाता था, और काफ़ी वाद विवाद होता था। ऐसे कई सारे मुद्दे में बाद में जब केबल में आया, तब भी मेरे खिलाफ़ बहुत ये सब एक्शंस हुए। तो चलते रहता है। तो
इसी कारण से मैं आगे बढ़ा, मतलब बोलते हैं ना जिसको वो क्या पीटो तो वो ज़्यादा निखरता है, बस वो स्थिति मेरे साथ रही है। जी बिल्कुल। तो अब जो है सोना है वो कुंदन बन चुका है। लेकिन ये तो मानसिक दबाव और जिस तरह की प्रताड़ना आपने झेली इसकी बात हो गई। लेकिन अब उस दौर की बात करें जब संसाधन बहुत कम हुआ करते थे। उस दौर में आपने अपने खुद के अखबार को किस तरह लोगों तक पहुंचाया? क्या कुछ संसाधन आपके पास होते थे? फील्ड रिपोर्टिंग की अगर हम बात करें तो किन संसाधनों के साथ आप ये सारे रिकॉर्ड्स वगैरह करते थे? देखो, हम लोग जब पत्रकारिता में आए थे तब पेपर उस समय साधन नहीं थे यातायात के भी। तो जो पेपर है 11-12 बजे वो जबलपुर ट्रेन आती थी 11 बजे, उससे आते थे, और या फिर बस से आते थे सवेरे। तो एक 4 बजे बस भी आती थी, 4-5 बजे उससे आते थे। तो हम लोग बस स्टैंड में जाके अपने बंडल भी उतारते थे। फिर मतलब 8 बजे तक के हम लोग बस स्टैंड में ही रहते थे, वो हाकरों को पेपर वेपर देते थे। उसके बाद मैं घर जाके फिर चाय वाय पीता था। तो इस तरह से मतलब यानी काफ़ी संघर्ष के दिन रहे। 4 बजे उठना पड़ता था, पेपर समेटना पड़ता था, और जो पत्रकारिता के लिए जो मैटर भेजना पड़ता था जबलपुर या रायपुर, तो वो या तो डाक से भेजना पड़ता था। डाक भी 2-3 दिन में जाती थी, मतलब समाचार लेट लगते थे, या कोई इमरजेंसी आ गई, कोई घटना हो गई तो टेली प्रिंटर, उस समय ठक ठक वाला टेली प्रिंटर रहता था, तार रहता था, उससे भेजना पड़ता था। इस तरह से मतलब काफ़ी मतलब दिक्कत का काम रहता था समाचार छपवाना भी। हालांकि उस समय में बहुत मेरे को शुरू से पॉलिटिकल लिखने में ज़्यादा वो रहा है मेरी रुचि, और बाकी क्षेत्र में मेरी ज़्यादा नहीं रही, पॉलिटिकल मेरा ज़्यादा हो रहा है। जो पत्रकारिता का क्षेत्र है वाकई में चुनौती भरा है और जिस तरह से आपने अपनी शुरुआत की और इस सफ़र को आगे बढ़ाया, जहाँ तक आपने कहा कि संसाधनों का अभाव है, क्योंकि अब तो एक पोस्ट हम डालते हैं और वो चंद सेकंड्स में वायरल हो जाती है। लेकिन आपने कहा कि आपने एक बड़ी लंबी प्रक्रिया के तहत ये सब देखा है। कितना कुछ बदलाव आपकी नज़रों से होकर गुजरा, क्योंकि तब तो इंटरनेट नहीं था, इतने संसाधन नहीं थे, संचार के साधन नहीं थे। पत्रकारिता के क्षेत्र में कितना कुछ परिवर्तन गुजरा आपकी नज़रों से? काफ़ी बताया ना। पहले तो हम लोग खुद फील्ड में जाते थे। उस समय गिने चुने पत्रकार थे ज़िले में, मतलब मैं था, सोहन वैद्य जी थे, प्रमोद नथानी जी थे। पहले मनोरथ पेपर निकलता था, उसके हीराधर वर्मा थे, और बालाट टाइम्स निकलता था, शंकर लाल जी कसार थे। 7वां दिन निकलता था, डॉक्टर विनोद कोचर थे, आनंद ताम्रकार जी थे, एक राजन सोहानी जी थे जो UNI के पत्रकार थे। ऐसे मतलब धानेश्वर शुक्ला थे, गिनती के मतलब 7-8 पत्रकार थे। तो हम लोगों का प्रशासन से भी मतलब यानी अच्छा रहता था, बनते बिगड़ते रिश्ते थे, मगर प्रशासन में मतलब अच्छी दखलंदाजी थी, और प्रशासन भी मतलब उतना महत्व देता था पत्रकारों को। आज का जो सिस्टम है थोड़ा बदल गया है। आज पत्रकारों को जो एक मिलना चाहिए प्रशासनिक जो सम्मान, वो तो मेरे को नज़र नहीं आता है। और इसलिए जो पत्रकार वार्ताएं होती है वो भी हम देखते हैं कि अपने यहाँ जिस तरह से होनी चाहिए वो नहीं होती है। और पहले हम लोग जब उसके बाद जब कंप्यूटर आया, पहले तो हाथ का था, लिफाफा जाते थे, लिख के भेजते थे, 2-3 दिन में पहुंचता था। बाद में कंप्यूटर आया तो जैसे जबलपुर एक्सप्रेस में हमको कंप्यूटर से फाइल भेजनी पड़ती थी। तो अब तो डाटा मतलब काफ़ी ऊपर चला गया। मतलब पहले अभी बीच में तो 10 MB था, उसके बाद तो अब 100 MB, 200 MB, 300 MB जितना जाए आप डाटा ले लो। उस समय जबलपुर एक्सप्रेस में जब मैं था उस समय KBPS चलता था, तो 356 ऐसी कोई KBPS चलती थी। तो एक फाइल जाने में ही घंटों लग जाते थे। मतलब मेरा उस समय जो बिजली टेलीफोन का बिल आता था 20-20, 25-25 हज़ार आता था, क्योंकि उस समय वो टेलीफोन बिल भी बहुत लगता था नेट में, BSNL का होता था। तो काफ़ी मतलब खर्चीला काम था। मतलब मैंने बहुत पैसे कमाए हैं पत्रकारिता में वैसे। तो ऐसा था। और अब तो खैर अब तो सुविधाएं सारी आ गई है, तो अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने 89 से इस सफ़र की शुरुआत की। इस पूरे सफ़र का हासिल अब आप क्या पाते हैं कि क्या कुछ हासिल किया? क्योंकि ठीक है, विरोध भी मिला, कई जगह आपको प्रतिद्वंदिता भी मिली, लेकिन एक आत्मसंतुष्टि किस चीज़ की है? आत्मसंतुष्टि है। मैं मतलब जो चाहता था मैंने किया। मुझे मतलब एक अच्छे मुकाम में हासिल आना था, तो मैं आ गया। तो संतुष्टि मेरी, वैसे मेरा जो शुरू का जो सफ़र रहा, जैसे कॉलेज से मैं निकला तो पहले मेडिकल व्यवसाय में बैठा। मैंने कई सारे धंधे किया। मैंने सबसे पहले जो ये कोल्ड ड्रिंक आता है, गोल्ड स्पॉट आता था पहले,
शुरुआत में जो कोल्ड ड्रिंक निकला गोल्ड स्पॉट, तो मैंने गोल्ड स्पॉट की एजेंसी भी चलाया मैंने सबसे पहले। उसके बाद मैंने लॉटरी पहले एमपी गवर्नमेंट की लॉटरी चलती थी, उसकी भी एजेंसी चलाया मैंने। उसके बाद मैंने एक मतलब ये वैन, 12-13 सीटर की वैन चलाया टैक्सी में मैंने। तो ऐसे मतलब कई सारे, जैसे ये फ़ोटोकॉपी जब शुरू में आई तो सबसे पहले बालाघाट में मैंने डाला था। जो आज नुक्कड़ जो आप देख रहे हैं वो एक्चुअल में उसकी न्यू मैंने डाला था। तो फ़ोटोकॉपी का भी काम किया मैंने। कैलेंडर मैंने, मतलब जो कैलेंडर पहले आते थे तो कैलेंडर के लिए मैं दुकान जाके उनसे कैलेंडर के ऑर्डर लेता था, और कैलेंडर का भी व्यवसाय किया मैंने, समझो एक तरह से। और उसके बाद फिर पेरेंटल जो बिज़नेस था मेरा मेडिकल का, वो भी करते रहा मैं। फिर एक सिंटेक्स की जो वाटर टैंक आते हैं, ये भी बालाघाट में सबसे पहले मैंने लाया। सिंटेक्स इसमें सबसे पहले ब्रांड जो आया था सिंटेक्स आया था। तो सिंटेक्स की एजेंसी भी सबसे पहले मैंने लिया बालाघाट में। उसके फर्नीचर भी बनते थे प्लास्टिक के सिंटेक्स से। जो हिम्मत पे टायर फैक्ट्री थी उसमें भी अच्छा मतलब काम किया था फर्नीचर का। तो इस तरह से मतलब अलग तरह के काम। लिक्विड गैस का काम किया है। जैसे गैस आती है ना, उस समय फिर लिक्विड गैस करके एक गैस आई थी, वो लिक्विड गैस का काम किया। ऐसे मतलब मैंने कई सारे काम किया। फिर बाद में मेडिकल का होलसेल का काम संभाला। फिर वहाँ से थोड़ा मन उब गया तो फिर एक मेरी मतलब पिताजी के ज़माने की मेडिकल फैक्ट्री थी दवाइयाँ बनाने की, वो बंद पड़ी थी, तो उसको मैंने रीस्टार्ट किया और उसमें भी काफ़ी अच्छा धंधा किया। फिर उसके बाद मेरा पत्रकारिता में मन लग गया, तो फिर वो जब पत्रकारिता में आ गया तो फिर वो मेडिकल बंद करना था मेरे को, तो फिर मैंने केबल डाला कि मतलब एक व्यवसाय बंद कर रहा हूँ तो एक व्यवसाय होना चाहिए। क्योंकि जब प्रिंट मीडिया में अपन आए तो उसके बाद जब देखे कि उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चालू हो गया था, तो प्रिंट मीडिया का महत्व थोड़ा कम हो रहा था। लोग जो हम प्रिंट मीडिया वाले जाते थे उनको लोग घास नहीं डालते थे है ना। तो जो कैमरा दिखता था तो उधर लोग आकर्षित होते थे। तो मैंने बोला ऐसे में तो अपनी पिट जाएगी। तो फिर मैं केबल डाला। फिर केबल डाला तो फिर मैंने जो फैक्ट्री था उसको बंद किया। हालांकि मेरा पेरेंटल जो बिज़नेस है मेडिकल का चल रहा है, मेरे बड़े भाई देखते हैं। जी, तो बड़ी अच्छी बात आपने कही। और इतने सबके बीच परिवार को कैसे आप समय दे पाए, और घर पे कौन कौन है, कैसा रहता है घर पे, आप जब जाते हैं कब ऐसे समय निकाल पाते हैं? मैं बताऊं, चूँकि अब जो मेरा जो जीवन गया संघर्ष में गया, तो मेरा ये कहना है कि मैंने परिवार के साथ न्याय नहीं किया, क्योंकि परिवार को उतना समय नहीं दिया। घर पे कौन कौन है? तो घर पे मतलब सम्मिलित परिवार था। मेरे भाई थे, भाभी है, भाभी है, मैं हूँ, पत्नी है, मेरी 4 बेटियां हैं। चारों बेटियां की शादी हो चुकी है। एक बेटा है पद्मेश, अभी उसकी शादी इस साल देखते हैं करेंगे। चलिए, बाकी मेरे मतलब यानी बाकी परिवार मेरा बहुत अच्छा है और मैं बहुत सुखी हूँ। और जो मैं इतना सब आगे बढ़ा, संबल मिला मेरे को, मेरे दोस्तों का मुझे बहुत सहयोग मिला। क्योंकि मैंने ये जो संस्थान खड़ा किया हूँ, एक्चुअली मेरे पेरेंटल मेरे उतनी पूंजी नहीं थी हमारी। और जब मैं मतलब जब मैंने बिज़नेस चालू किया तो मैं मतलब यानी ब्याज में लेके मैंने अपना बिज़नेस चालू किया, ब्याज से चालू किया है। तो इसमें मेरे को मेरे रिश्तेदारों और मित्रों ने पूरा सहयोग किया है, और उसी का परिणाम है कि मैं आज इस स्थिति में। बहुत सारे विवादों का भी आपसे नाता रहा, अनचाहे रूप से भी कई विवाद आपसे जुड़ गए, लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही कि उन सभी विवादों को कभी आपने अपने चैनल पर छुपाने की कोशिश नहीं की। हमें वो दौर भी याद है जब पुलिस आपके ऑफिस में रेड मार के आपको गिरफ्तार करके ले जाती है, लेकिन वही न्यूज़ आपके खुद के न्यूज़ चैनल में भी चलती है। तो ये इतनी निष्पक्षता लाते कहाँ से हैं आप? मेरे को इस बात का बड़ा दुख रहता है लोगों से कि जो चीज़ सार्वजनिक हो गई उसको छुपाने से क्या फ़ायदा। कोई दबी हुई चीज़ है तो ठीक है, उसको मत उजागर करो, मगर जो चीज़ सार्वजनिक हो गई, अब जैसे मेरे यहाँ समझो पुलिस की रेड पड़ी, सार्वजनिक हो गई, तो मेरे को छुपाने से क्या मतलब। मैं यदि नहीं छापता, मैं यदि अपने केबल में नहीं दिखाता मेरे को पुलिस आके गिरफ्तार करके ले जा रही है और वो कर रही है, तो मेरे को मज़ा नहीं आता। मेरे को तो ये है कि मतलब जो है सामने है। आज भी यदि मेरे साथ कुछ होगा तो मैं बिल्कुल मतलब छापूंगा। तो मैं तो लोगों से भी आह्वान करता हूँ, वो लोग मतलब छोटी सी चीज़ रहती है, भैया मत छापना, मतलब खबरें आ जाती है, मतलब कोई अप्रोच लेके आ जाता है मत छापना। अरे भैया जब वो सारे सबको मालूम हो गया, वो न्यूज़ छप भी जाएगी तो उससे क्या बिगड़ जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि उसके न्यूज़ छपने से कोई अलग से और ज़्यादा कार्रवाई हो जाएगी। तो लोगों को ये मतलब जो कुछ होता है उससे छपने से डरना नहीं चाहिए, मेरा तो ये कहना है। छपना चाहिए, जो जो हुआ उसमें क्या क्या का डर। या तो फिर करो मत वैसा,
अब मैं मेरे को मालूम था मैंने किया हूँ ऐसा, तो मेरे पे पुलिस कार्रवाई हुई, उसमें क्या, मैंने किया था, हुई पुलिस कार्रवाई, उसमें डर काएगा। आप हम वर्षों से लोग आपको पद्मेश मीडिया ग्रुप के ज़रिए देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और लोग आपको उसी तरह याद करते हैं जैसा उन्होंने आपको 10 साल या 15 साल पहले देखा था। ना आपके लुक में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं, ना आपके व्यक्तित्व में आए हैं। तो ये अपने आप को एक जगह कांस्टेंट जो आपने बना लिया है, खासकर लुक वाइज भी, ये कैसे मैनेज कर रहे हैं? मतलब कैसा, क्या कुछ राज है? ये तो मुझे भी नहीं मालूम। मेरे को तो नहीं लगता ऐसा कुछ, अब लोगों को लगता है तो पता नहीं कैसे लगता है। क्योंकि जो भी आपको देखता है कहता है, "अरे, आप तो एकदम वैसे ही हैं।" तो मतलब कुछ अब ऐसा ये तो विशेष कुदरत की देन होगी, मेरा कहना है। ये बताइए कि जब कुछ खाली समय मिलता है तो क्या कुछ करना आपका शौक अब बचा है और जिस पे आप काम करना और चाहते हैं? मैं तो एक्चुअल में न्यूज़ ही ज़्यादा देखते रहता हूँ यूट्यूब में, इधर उधर की, मतलब जो राष्ट्रीय स्तर की होती है। बाकी मेरे को टाइम ही नहीं मिलता एक्चुअल में, क्या मतलब केबल के कारण और इंटरनेट के कारण, और अब कभी कभी लिखने का भी मन हो जाता है। बाकी फिर और कोई मतलब ये नहीं, बाकी परिवार में ही मेरे को मतलब समय देना पड़ता है, रिश्तेदारी में मतलब जाना आना भी पड़ता है काफ़ी कुछ, तो समय बाकी चीज़ों के लिए नहीं मिलता। आपने शासन के विरुद्ध लिखा। एक बात और बता देता हूँ मैं, समाजवादी पार्टी का जो फाउंडर जिलाध्यक्ष भी मैं हूँ, अच्छा। मतलब समाजवादी पार्टी का पहला जिलाध्यक्ष मैं हूँ। और मेरे बड़े पिताजी कपूरचंद बागरेचा, वो राजनीति में थे, तो उनसे मेरे को थोड़ा मतलब यानी एक तरह से उनसे मैंने वो राजनीति मेरे में आई एक्चुअल में, तो मेरे को राजनीति में भी इंटरेस्ट था। किसी समय में मैं चुनाव भी लड़ने की बहुत चाहा था, कोशिश किया था। कमलनाथ जी से मेरे काफ़ी नज़दीकी संबंध थे, क्योंकि रोटरी का भी मैं फाउंड मतलब पहले प्रेसिडेंट था, मतलब रोटरी क्लब का, और मैंने फंक्शन कराया था तो उसमें कमलनाथ जी आए भी थे, तो कमलनाथ जी से मेरे काफ़ी नज़दीकी संबंध भी रहे। उस दौरान मैंने चाहा था कि मेरे को टिकट मिले, हालांकि मुझे टिकट नहीं मिली, मगर अब मेरा कोई मतलब इरादा नहीं है कोई, मगर पहले था। और मैं एक चुनाव भी लड़ चुका हूँ निर्दलीय के रूप में, और बाद में फिर समाजवादी पार्टी का जिलाध्यक्ष बन के समाजवादी पार्टी से समर्थन लिया था। हालांकि वो मजाक में लड़ा था, जब दुकान में बैठता था तो मतलब वो मजाक था एक तरह से जो चुनाव लड़ा था, मगर चुनाव भी लड़ चुका मैं। और मतलब काफ़ी मल्टी टैलेंटेड रहे आप, मल्टी डायमेंशनल रहे, अलग अलग दिशाओं में आपने काम किया। आपने, जैसा आपकी लेखनी है कि आप को जो गलत लिखता है, अक्सर आप या तो अपने अखबार के माध्यम से लिखते हैं या कभी अपने चैनल के माध्यम से वो बात लोगों तक पहुंचाते हैं। बहुत सारी बार आपने सत्ता के विरोध में लिखा और भी तमाम विषयों पर अपनी राय रखी, लेकिन आपको कौन डांट लगाता है? एक तरह से आप तो सारे लोगों को डांट लगा देते हैं, लेकिन आपको कौन, कभी ऐसा हुआ होगा कि बच्चे आपको कुछ बोल दें या घर पे किसी ने इंस्ट्रक्ट किया हो? बहुत डांट खाया हूँ मैं। जब जिस समय की बात कर रहा था मैं, कि मैं जब शुरू में पत्रकारिता में और सबको खिलाफ लिखता था, पूरा शहर दुश्मन था, तो मैं डेली मेरे भाई की डांट खाता था। मतलब यानी मतलब रोज़ कुछ ना कुछ छपता ही था किसी न किसी के बारे में। तो सवेरे भैया मेरे अखबार देखते थे और सीधे मेरे पास आते थे और मेरे को डांटते थे, और मैं भैया को देख के छुपने की कोशिश भी बहुत करता था। और मगर ये डेली का रूटीन था, डेली मतलब मैं डांट खाता था, मगर मैं अपनी हरकतों से बाज नहीं आता था। डांट तो मैंने मतलब मेरे भाई की बहुत खाया हूँ, और मेरे भाई का ही मतलब मेरे को संरक्षण भी बहुत रहा है। जी, हेल्थ इश्यूज भी कुछ रहे, कुछ जीवन में अप एंड डाउन्स आए? हाँ आए ना मुझे, क्योंकि मैं टेंशन बहुत रहा। जैसे 2009 में ही मैंने जबलपुर एक्सप्रेस छोड़ा था, और 2009 में मेरी बेटी की शादी थी, और उस समय भी काफ़ी मतलब कुछ टेंशन से पत्रकारिता के भी, तो उस समय अटैक आया था मुझे एक बार। और एक बार फिर 2015 में, उस समय भी केबल में कुछ परिवर्तन आ रहे थे, उस समय भी केबल को लेके मेरा मतलब थोड़ा काफ़ी टेंशन था, तो उस समय अटैक आया था दोबारा, तो उस समय मेरा एंजियोप्लास्टी हुआ था। बाकी अभी ठीक है सब। बहुत बढ़िया, ये तो अच्छी बात है कि, और ईश्वर करे कि आप बहुत निरामय और सुखमय जीवन व्यतीत करें उमेश जी। अब इस जगह पर आपको इसलिए रोक रही हूँ मैं, क्योंकि आपका परिवार आपके साथ रहा है, आपकी बच्चियों ने, आपके बेटे ने आपके साथ काम करना शुरू किया। कैसा लगता है अपने बच्चों को अपने समकक्ष अपने बिजनेस को संभालते हुए देखना? बहुत खुशी होती है, अच्छा लगता है। और मेरा मतलब बेटा भी मतलब अच्छा है, मतलब यानी मतलब उसको भी मतलब ज़्यादा वो नहीं, सीधा साधा है। अब वो मतलब मैंने तो संभाल लिया मतलब इतने विवादों को, मगर वो कैसे संभालेगा, इसको लेके मेरे को चिंता होती है
कि वो कैसे करेगा डील कर पाएगा। इसको लेके ज़रूर मैं चिंतित हूँ। बाकी बेटियाँ मेरे सब अच्छी जगह है, इसलिए कोई वो नहीं। बाकी है, सबका सहयोग है तो हो जाएगा काम। मीडिया के लिए गुजरे 10-15 साल की बात करें या उसके पहले की भी, हम कुछ इमरजेंसी के टाइम की अगर बात करें तो ये कहा जाता है कि मीडिया जो है वो सत्ता के पक्ष में ज़्यादातर हिस्सा जो है वो मीडिया का हो जाता है। अभी भी कभी कि कोई मोदी मीडिया या गोदी मीडिया इस टाइप की चीज़ें चल रही हैं। आपको क्या लगता है, क्या पत्रकार को या एक मीडिया कर्मी को किस तरह अपने आप को इन सारे चक्रव्यूहों से बचा कर रखना चाहिए और उसके लिए कितना चुनौती भरा भी है? एक्चुअली पत्रकारिता में मेरे गुरु थे शंभू नेमा जी, जो यहाँ के बहुत काफ़ी वरिष्ठ पत्रकार थे, और उनसे पत्रकारिता में मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। और उनका कहना था कि हमेशा सत्ता जो बोलती है वो सच नहीं होता, उसके विपरीत होता है, तो उस ओर ध्यान देना चाहिए। और इसलिए मैं सत्ता के जनरली खिलाफ ही चला हूँ कभी भी। जैसे मैंने कई मौके ऐसे आए कि जब चुनाव में मैंने जिन शख्सों को साथ दिया है, मतलब चुनाव मैंने काफ़ी मतलब गणित खेले अखबार के माध्यम से, और काफ़ी कुछ मेरा उसमें रहता है। मैं काफ़ी चेंजेस करने की मेरी हैसियत रही है। तो जिन को भी मैंने हाथ धरा जिताया, या मतलब काफ़ी लोग हैं, जैसे नगर पालिका अध्यक्ष में अनुभव मुजारी जब पहली बार चुनाव जीती थी, उसमें मेरा बहुत बड़ा हाथ था। ऐसे मतलब कई सारे मौके हैं। मगर जैसे ही मतलब ये लोग जीत के आते हैं तो ये सत्ता में आते हैं, तो पता नहीं क्या होता है कि मैं मतलब मेरी फिर नहीं पड़ती है इनके सत्ता में आने। जब तक लोग विरोध में रहते हैं उनसे मेरी पड़ती है, सत्ता में जैसे ही लोग आते हैं मेरी नहीं पड़ती। और मैं वास्तव में मतलब मेरे को सच ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए नहीं पड़ती। जी, आपके लिए ये पंक्तियाँ ज़्यादा सटीक रहेंगी कि सप्त सुरों से विलग एक स्वर हूँ, है जहाँ सब मौन वहाँ मैं मुखर हूँ, क्योंकि आपको मुखर होते हुए हमने कई बार देखा है और आपकी ये मुखरता यूँ ही कायम रहे। आखिर में हमारे तमाम दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे, खासकर उन युवाओं से जो पत्रकारिता के क्षेत्र में आना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं? मुझे तो लगता है कि मैंने पत्रकारिता में आके गलत किया, क्योंकि काफ़ी कुछ देखना पड़ता है। और आज की तारीख में पत्रकारिता उतनी आसान भी नहीं है, क्योंकि यदि आप सत्ता के खिलाफ जाएंगे तो सत्ता कहीं ना कहीं आपको प्रताड़ित करेगी। आपको मतलब झूठे केसेस में लाद दिया जाएगा, कुछ भी किया जाएगा, तो आप सही ढंग से पत्रकारिता तो कर नहीं सकते। आप तो ऐसा कि आप किसी के चाकर होकर पत्रकारिता कर सकते हैं, बस यही आज की पत्रकारिता है। और यदि आप अपने अनुसार यदि पत्रकारिता करना चाहेंगे तो बहुत मुश्किल संघर्ष के लिए तैयार रहना चाहिए। और वैसे भी पत्रकारिता में या तो आपके पास बिजनेस हो एक अच्छा खासा, और आप की आय के अर्निंग के साधन वहाँ पे हो, तो आपको पत्रकारिता करना चाहिए, नहीं तो वास्तव में नहीं करना चाहिए। जी, उमेश जी, आपने हमसे बातचीत की, अपने जीवन से जुड़े अनुभव हमसे साझा किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपने मुझे अपने थर्ड आई में अपना स्थान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे पद्मेश मीडिया ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर और बालाघाट एक्सप्रेस समाचार पत्र के प्रधान संपादक उमेश बाघरेचा जी। अनकही बातें में आज हमने इनके जीवन से जुड़ी कुछ बातों को जाना, कुछ पहलुओं को छुआ। अगले अंक में हमारे कौन होंगे मेहमान, जानने के लिए देखना ना भूलें अगले रविवार अनकही बातें। अब दीजिए अनुमति, नमस्कार।